দুর্নীতি, সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন থেকে তোষণের রাজনীতি, মা মাটি মানুষের নাম করে ক্ষমতায় এসে গত ১৫ বছরের শাসনে পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়ে গিয়েছে তৃণমূলের। কলকাতায় এসেই সেই তৃণমূলী অপশাসনের মুখোশ খুললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার একদিনের কলকাতা সফরে এসে তৃণমূলের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করলেন তিনি। কিভাবে তৃণমূলের বদান্যতায় পশ্চিমবঙ্গ রসাতলে গিয়েছে তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন শাহ। একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে আসন্ন নির্বাচনে নির্ভয় ভোটদানের অনুরোধ করেন তিনি। এদিন বক্তব্যের শুরুতেই পশ্চিমবঙ্গের লাগাতার অনুপ্রবেশ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন শাহ। পশ্চিমবঙ্গের অনুপ্রবেশ যে গোটা দেশের নিরাপত্তার জন্য মাথা ব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে তা স্পষ্ট করেন তিনি। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद असम से घुसपैठ कमोबेश समाप्त हो गई। अब एक ही रास्ता बचा है जहां से घुसपैठ होकर पूरे देश के अंदर घुसपैठिए फैलते हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते। इसलिए बंगाल का एक चुनाव बंगाल के लिए महत्वपूर्ण है कई मायनों में, और देश की सुरक्षा की दृष्टि से देश के लिए भी महत्वपूर्ण। इस चार्जशीट में घुसपैठियों की समस्या को हमने ढंग से उजागर किया है। घुसपैठिया न केवल देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, वो हमारे गरीब श्रमिकों की मजदूरी में भी हिस्सेदारी लेते हैं, गरीब लोगों के अनाज में भी हिस्सेदारी प्राप्त करते हैं और युवाओं की रोजगारी भी छीन। मैं आज ममता बनर्जी जी को स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि घुसपैठिए इतने आ गए कि आपकी सरकार सो रही है? मुझे मालूम है वो कहेगी कि बीएसएफ क्या कर रही है। बीएसएफ तभी रोक सकती है जब आप बॉर्डर पर बाड़ लगाने की हमें भूमि दे। 600 किलोमीटर बाढ़ अधूरी रह गई। हमारे होम सेक्रेटरी यहां आकर आपको मिलकर गए, मैं खुद आकर आपकी ऑफिस में मिलकर गया, मगर आपने बाढ़ लगाने की भूमि नहीं दी, क्योंकि घुसपैठियों की वोट बैंक आप बनाना चाहते। हमने कोई पॉलिटिकल ईगो नहीं रखा, हमने आपके साथ संवाद किया, संपर्क किया, पत्र व्यवहार किया, मगर आपने हमें भूमि नहीं दी है। कोई बात नहीं ममता दीदी, आपके पास बहुत कम समय है। 6 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 45 दिन में सभी भूमि बाढ़ के लिए जो उपलब्ध कराना है वो भारत सरकार को बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपलब्ध करा देगी और हम घुसपैठ को रोकेंगे। এরপরই তৃণমূলের দুর্নীতি নিয়ে সরব হন শাহ। বলেন, তৃণমূল জমানায় পশ্চিমবঙ্গ দুর্নীতির গবেষণাগার হয়ে উঠেছে। মনে করান কিভাবে গত 15 বছরে একের পর এক দুর্নীতি করে তৃণমূল নেতারা ফুলে ফেপে উঠেছেন তা তুলে ধরেন তিনি। ये जो चार्जशीट है टीएमसी के 15 साल के काले चिट्ठों का संकलन है। सोनार बांग्ला का स्वप्न दिखाकर सिंडिकेट राज स्थापित कर बंगाल की जनता का शोषण करने वाले शासन की कहानी है। तृणमूल कांग्रेस के कुशासन में बंगाल भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका है। ऊपर से नीचे तक सफेद पोश आपराधिक सिंडिकेट जनता को परेशान कर रहे हैं और विकास के अभाव में बंगाल इंडस्ट्री के लिए एक प्रकार से ग्रेवयार्ड बन चुका है। बंगाल टीएमसी के पोंचो बिपोर जॉय से ग्रसित यहां घुसपैठियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है। तुष्टीकरण को अपना मिशन बना चुकी है सरकार। भ्रष्टाचारी प्रस्तापित रूप से राजनीतिक सिस्टम में पहुंच चुके हैं। कट मनी का कलेक्शन आम बात हो चुका है और सिंडिकेट पर नो एक्शन ये सरकार का स्वभाव बन चुका है। कई सालों तक कम्युनिस्ट शासन का दंश झेली हुई बंगाल की जनता ने सोनार बांग्ला के
स्वप्न के साथ परिवर्तन किया था, मगर अब आज वही जनता कह रही है कि इससे तो कम्युनिस्ट अच्छे थे। मित्रों, भ्रष्टाचार की देश भर में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के केस अगर कहीं हुए हैं तो यहीं पर तृणमूल कांग्रेस के शासन। राशन का पीडीएस घोटाला 10,000 करोड़, शिक्षक भर्ती का घोटाला, 26,000 नौकरियां रद्द हो गई, मनरेगा जॉब कार्ड घोटाला, पीएम आवास का घोटाला, मिड डे मील का घोटाला, पीएमजीएसवाई सड़क का घोटाला, मालदा बाल राहत का घोटाला, अम्फान राहत का घोटाला, मवेशी तस्करी का घोटाला, और तृणमूल कांग्रेस के 20 से ज्यादा एमपी, एमएलए और पदाधिकारी एक घोटाले में जेल में बैठे और उनको टिकट भी दिया गया। ममता बनर्जी को मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या बंगाल की जनता को इसका जस्टिफिकेशन दे पाएगी? একই সঙ্গে মোদিজির সুশাসনের জেরে পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা দেশে কিভাবে বিজেপির লাগাতার উত্থান হয়েছে তা তুলে ধরেন শাহ। 2014 में हमारा 17% वोट शेयर था लोकसभा चुनाव में और 2 सीटें थी। 19 में हमारा वोट शेयर 41% हुआ, 18 सीटें प्राप्त की। 24 में हमारा वोट शेयर 39% हुआ और 12 सीटें मिली। तो हमने एक 40% वोट शेयर का बेस यहां पर बना है। 2016 के चुनाव में विधानसभा में हमारा 10% वोट था और केवल 3 सीटें हम जीत पाए थे। 21 के चुनाव में 10% से बढ़कर 38% तक हम पहुंचे और 77 सीट के साथ हमारे विधायक दल का श्री शुभेंदु जी नेतृत्व कर रहे हैं। 30 साल तक जो 2 पार्टियों ने यहां पर लंबे समय तक शासन किया, कांग्रेस और कम्युनिस्ट, दोनों को 0 सीटें प्राप्त। मित्रों, 2024 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, दिल्ली और बिहार, ये सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने अप्रत्याशित जीत हासिल की है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जो कैडर है, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो जन जन तक पहुंचे हैं, जनता की आवाज को मुखर कर आवाज दे रहे हैं। और इस बार बंगाल की जनता ने ये तय किया है कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनाई जाएगी। আসন্ন নির্বাচন ভয়মুক্তির নির্বাচন বলে উল্লেখ করে রাজ্যবাসীকে বিজেপি পক্ষে ভোটদানের আহ্বান জানান শাহ। आजादी जाने के भय से मुक्ति का चुनाव है। पूरे बंगाल का बहुमत समाज डेमोग्राफिक चेंज, आर्टिफिशियल डेमोग्राफिक चेंज के कारण भय में जी रहा है कि हमारे ही देश में कहीं हम माइनॉरिटी तो नहीं बन जाएंगे। वो भय से मुक्ति का, अपनी संपत्ति के लूटने के भय से मुक्ति का चुनाव, रोजगारी छीनने के भय से मुक्ति का ये चुनाव है। महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है, इसके भय से मुक्ति का चुनाव है। और युवाओं के भविष्य पर जो भय और अंधकार छाया है, इसके मुक्ति का चुनाव। ये चुनाव शांति के भरोसे का है, सम्मान की जिंदगी की गारंटी का चुनाव है, मुफ्त इलाज गरीब को मिले इसके भरोसे का चुनाव है, पक्के घर का अधिकार सिंडिकेट न छीन ले इसके भरोसे का चुनाव है, मुफ्त बिजली हर गरीब तक पहुंचे इसके विश्वास का चुनाव है, हर घर में नल से जल पहुंच जाए इसके भरोसे का चुनाव है, युवाओं के उज्जवल भविष्य का भरोसे का चुनाव है और घुसपैठियों से मुक्त एक बंगाली समाज की रचना के भरोसे का चुनाव। और ये भरोसा आज बंगाल के चुनाव का मुख्य मुद्दा बना है। भय को निकालना, भरोसों के प्रस्तापित करना, इसका मतलब है टीएमसी को हटाना
और भारतीय जनता पार्टी का शासन यहां पर लाना। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সতর্ক করে শাহ বলেন, ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती है, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दीदी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर गाली गलौज करना ये बंगाल की संस्कृति को शोभा नहीं। সিএর বিরোধিতা করায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ শানান শাহ। প্রশ্ন তোলেন, দেশের অন্যান্য রাজ্যে সিএএ হলেও সেখানে কোনো বিবাদ নেই কেন? मैं आज एसआईआर के बारे में भी खुलकर बताना। एसआईआर पूरे देश भर में हो रहा, कहीं पर जुडिशियल ऑफिसर नहीं लगाने पड़े, सिर्फ बंगाल में लगाने पड़े। कारण क्या है? यही चुनाव के अंदर तमिलनाडु में भी एसआईआर हुआ, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। केरल में भी एसआईआर हुआ, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है। बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसरों को लगाना पड़ा? इस बात का जवाब ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता को दिया। आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निर्भीक रूप से काम नहीं किए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स को लगाना पड़ा है। और एसआईआर पर वो जो आरोप कर रही है, मैं आज बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, जो घुसपैठियों को वोटर बनाकर यहां रखा गया है, उनको क्या बंगाल का भविष्य तय करने का निर्णय देना है या नहीं देना है? वो बंगाल की जनता ने तय करना है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सिर्फ वोटर लिस्ट से नहीं, देश भर से एक एक घुसपैठियों को हम चुन कर देश के बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध है और ये मेरी पार्टी का एजेंडा है। ममता जी को जो आरोप लगाना है वो लगाए। মমতার তোষণ রাজনীতি ও তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের অধঃপতন নিয়েও সরব হন শাহ। तुष्टीकरण की इंतहा कर ममता बनर्जी जी ने रख दिए। मैं आज बंगाल की जनता को बताना चाहता हूं, अल्पसंख्यक का बजट लास्ट बजट के अंदर 5,713 करोड़। ऐसा न मानिए कि मैं अल्पसंख्यक के बजट का विरोध, आपको जो रखना है वो रखिए, मगर उसके अनुपात में पिछड़ा वर्ग की संख्या 3 गुना है और पिछड़ा वर्ग के लिए आपका बजट है, ओबीसी के लिए बजट है 2533 करोड़। कम संख्या होने के बावजूद अल्पसंख्यकों का बजट 5713 करोड़ और ज्यादा संख्या होने के बावजूद पिछड़ा वर्ग का बजट 2533 करोड़। आज बंगाल की जनता को यह सत्य जानना चाहिए। बंगाल की जनता को यह भी जानना चाहिए कि 77 समुदायों को ओबीसी में ममता बनर्जी की सरकार ने जोड़ा, उसमें से 75 समुदाय मुस्लिम थे। क्या और कोई ओबीसी है ही नहीं? किस प्रकार से आप शासन चलाना चाहती हैं? धर्म के आधार पर ओबीसी तय होगा, ये लंबा नहीं चलेगा। आपकी घुसपैठ की पॉलिटिक्स के कारण सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा आज कमजोर हो गई है। मवेशी की तस्करी और नकली मुद्रा, इसके कारण पूरे भारत के अर्थतंत्र पर गहरा असर पड़ा है। मित्रों, इस तुष्टीकरण की राजनीति से एक प्रकार से पूरा बंगाल गंभीर समस्याओं से जूझ। তৃণমূল জমানায় একের পর এক নারী নির্যাতন ও তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অসংবেদনশীল মন্তব্যগুলি তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গের নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে তিনি বলেন, महिलाओं पर अपराध के केस में खुलेआम संरक्षण दिया गया। आरजी कर के केस में जो आरोपियों के वकील होते हैं, इनको इनाम में राज्यसभा दिया जाता है। और संदेश खाली में धड़ल्ले से आदिवासी महिलाओं का शोषण हुआ,
वो भी तृणमूल कांग्रेस का पदाधिकारी था। कस्बा लॉ कॉलेज के बलात्कार में चुप्पी साध ली गई। पार्क स्ट्रीट बलात्कार को ममता बनर्जी ने घड़ी हुई घटना बताया। हंसकाली पीड़िता के केस में टीएमसी नेता के एक बेटे ने बलात्कार किया तो टीएमसी के नेताओं ने उसके महिला के चरित्र पर ही सवाल उठा दिए। कामदूनी सामूहिक बलात्कार और हत्या के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं महिला जो न्याय की मांग कर रही थी उनको माओवादी बताया। दुर्गापुर मेडिकल छात्रा के सामूहिक बलात्कार में महिलाओं पर सवाल उठा दिए गए कि आप बाहर क्यों जाती हैं। किस प्रकार का बंगाल आपने बनाकर रखा है जहां मुख्यमंत्री स्वयं कहती है कि महिलाओं को बाहर नहीं। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন শাহ। कानून और व्यवस्था का संपूर्ण पतन हो चुका है। 300 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी के, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हत्या हुआ है और हमारे विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर भी पश्चिम मेदिनीपुर में हमला किया गया। हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी की गाड़ी पर भी हमला किया गया। बंगाल में राजनीतिक हिंसा मानो चुनाव जीतने का पर्याय बनाकर ममता बनर्जी जी ने रख दिया। बंगला अस्मिता पर भी এমনকি তৃণমূল কংগ্রেস দেশ ও দুনিয়ায় কিভাবে বাঙালির মান সম্মান ধুলোয় মিশিয়েছে তাও তুলে ধরেন তিনি। ढेर सारे हमले किए हैं। संसद में वंदे मातरम के 150 साल की एक गौरवमयी चर्चा होती है, टीएमसी इसका विरोध करती है। बांग्ला पाठ्य पुस्तकों में उर्दू शब्द शामिल कर दिए जाते हैं। खुदीराम बोस के लिए पाठ्य पुस्तक में अपशब्द कहे जाते हैं। सनातन धर्म के लिए गंदा धर्म ऐसा धड़ल्ले से बोला जाता है। हरिचंद और गुरुचंद ठाकुर के पवित्र नामों को भी अपमानित किया जाता है। मैं नहीं मानता कि आज का बंगाल कवि गुरु का बंगाल रह गया है। ममता बनर्जी के शासन में बंगाली अस्मिता भी नीचे 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 पाताल तक पहुंच, औद्योगिक कब्रिस्तान के रूप। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে শাহ বলেন, এই চার্জশিট বিজেপি পেশ করলেও এ আসলে জনতার চার্জশিট। ভয় ও ভরসার মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হবে বাঙালিকে। ये चार्जशीट जो है वो तृणमूल कांग्रेस भले कहे भारतीय जनता पार्टी का चार्जशीट है, परंतु मैं मानता हूं ये बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ लगाया हुआ चार्जशीट है, जिसको भारतीय जनता पार्टी एक आवाज दे रही। एक प्रकार से आने वाला चुनाव बंगाल की जनता को तय करना है कि भय को चुनना है या भरोसे को चुनना। भय के आतंक से मुक्ति पाकर भरोसे के साथ देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसके साथ बंगाल को जुड़ना चाहिए। ये तय करने का चुनाव है। विगत 15 सालों में भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव की राजनीति चल रही है। झूठ, डर और हिंसा का सहारा लेकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का नया राजनीतिक थ्योरी ममता बनर्जी ने प्रस्तुत किया। मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को अपील करना चाहता हूं, भय छोड़ दीजिए, अपने अधिकारों के लिए बाहर निकलिए, भारी मतदान करिए और तृणमूल कांग्रेस की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर फेंक दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। রাজ্যে ক্ষমতায় দখলে বিজেপি কতটা প্রত্যয়ী তাই এদিন অমিত শাহের প্রতিটি বক্তব্যে প্রতিফলিত হচ্ছিল। একপাশে রাজ্য বিজেপি সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য ও অন্য পাশে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে বসিয়ে শাহ স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের দিশা দেখাতে পারে শুধু বিজেপি। আপনি কি শাহের অভিযোগগুলির সঙ্গে একমত? তৃণমূলকে উৎখাত করতে কি আপনি বদ্ধপরিকর? তাহলে জানান কমেন্টে। এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন।
जब युवा सशक्त होता है तो राज्य आगे बढ़ता है, और जब राज्य आगे बढ़ता है तो देश का भविष्य उज्जवल होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को जमीन पर उतारते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक के बाद एक ऐतिहासिक कदम उठा रही है। युवाओं की शिक्षा, कौशल और आधुनिक तकनीकों में दक्षता के लिए शुरू हुआ है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। रोजगार और करियर के अवसरों से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश युवा प्रेरक अभियान और भारतीय सेना, पैरामिलिट्री व पुलिस भर्ती के लिए पार्थ योजना, जहां युवाओं को मिलेगा 360 घंटे का विशेष प्रशिक्षण। सरकारी नौकरियों में युवाओं के लिए बड़ा अवसर, 1 लाख पदों पर भर्तियां जारी और अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य। हर साल जारी होगा भर्ती कैलेंडर। भारत सरकार के PLF सर्वे में मध्य प्रदेश ने दर्ज की देश की सबसे कम बेरोजगारी दर। स्वरोजगार को बढ़ावा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू पशुओं की डेयरी के लिए 42 लाख रुपए तक का ऋण। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस पर रिकॉर्ड 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ का स्वरोजगार ऋण। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 2024 में 20,000 से अधिक युवाओं को 41 करोड़ रुपए का स्टाइपेंड। स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच, 50,000 से 1,50,000 तक की वित्तीय सहायता। खेलों में भी मध्य प्रदेश आगे, 985 करोड़ से भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हर विकास खंड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हर जिले में स्टेडियम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। शिक्षा में नई दिशा, सरकारी कॉलेजों में कृषि विषय, विश्वविद्यालयों में पायलट ट्रेनिंग कोर्स, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT सैटेलाइट कैंपस, AI, मशीन लर्निंग, कोडिंग। भविष्य की शिक्षा आज। ये है नया मध्य प्रदेश, जहां सपना सिर्फ देखा नहीं जाता, पूरा भी किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नेतृत्व और युवाओं की ताकत मध्य प्रदेश को बना रही है भारत का युवा शक्ति केंद्र।